भाई सत्तम जी से पूछा, भैया ये डोमेस्टिक में बैठने का सिस्टम क्या? बोले कुछ नहीं, टिकट कटाओ, घंटी बजाओ, खाओ, सब टिकट में जुड़ा है। ऐसा बोलकर इंडिया में इंडिगो में बैठा दिया। अब हम घंटी बजाएं, खाएं, घंटे थोड़ी देर बाद वो छिपकली आ गई एयर होस्टेस, बोली 1200। हम बोले काहेगा? बोले इसका। मैं बोला सत्तम जी बोलते नहीं लगता। बोले पानी का नहीं लगता, ये जो भंडारा खोले हो ना इसका लगता है। उसकी तरफ देखा तो मुझको लगा इसको तुमने देखा है। हम बोले तुम रामप्यारी हो क्या? अरे आप तो पहचान लिए, मैं तो आप ही के घर बर्तन मानती थी। काम है? बोले बस डिजिग्नेशन चेंज हो गया, काम तो ही है। हम बोले रामप्यारी तुम्हारे साथ तो हमारे गांव का ट्रैक्टर चलाने वाला ड्राइवर भी भागा था ना, समारू वो का वही तो जहाज को चला रहा है। हंसाना बड़ा कठिन है। और ये जो लिखती हैं, हम लोग तो क्या हास्य के कवि हैं, श्रृंगार लिखना आता नहीं, हम लोग यही लिखते हैं कि क्षमा परवाने से कहती है, क्षमा परवाने से कहती है, दूर हट परवाने तेरी नाक बहती है। इससे हाइट में लिखने का सवाल ही नहीं। अब आइए एक इसी विधा के कवि जो हमारे बीच हैं, क्योंकि हाँ सुरेश अवस्थी को ही बुला रहा हूँ, डॉक्टर सुरेश अवस्थी। और कौन आएगा? तो भाई नहीं कोई, तुम्ही बच्चे बच्चे आज से क्या एक ही कवि है तुम नाम लेने वाला ताबीज। राजा डॉक्टर सुरेश अवस्थी को मैं बुलाता हूँ, हास्य व्यंग के धुआंधार कवि हैं, भेड़ाघाट। एक बार जोरदार तालियां बजा दें सुरेश अवस्थी। माँ सरस्वती जी को प्रणाम करता हूँ और इस संस्कृत की मिट्टी को अपने मस्तक से लगाता हूँ। बहुत ही समृद्ध मंच है और बड़े ही महनीय और महत्वपूर्ण लोग आप सब बैठे हैं। भले ही आप लोग आयतन में कम हों, लेकिन घनत्व में बहुत अधिक है। मैं आज थोड़ा हाथ निकलने और लोगों की बातें ज़्यादा करना चाहता हूँ, क्योंकि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर खड़े हैं। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो तो एक बार मेरे सम्मान में ताली बजा दीजिए। आइए, कुछ व्यंग विसंगतियों से जन्मता है। छोटी छोटी विसंगतियों पर उंगली रखता हूँ। आपको मुस्कुराहट आए तो मुस्कुरा लीजिएगा और कहीं तिलमिलाहट आए तो ताली बजा लीजिएगा, मेरा काम चलता रहेगा। आइए, छोटी छोटी विसंगतियां। पहले दो पंक्तियां सुनिए कि आजादी के अर्थ, कुछ लोगों को आजादी के अर्थ कुछ ऐसे भागे, सन 1947 से चले थे, AK-47 तक आ गए। तो एक विसंगति और दो पंक्तियां सुनना कि आजादी के अर्थ हमें कुछ ऐसे भागे, जलियांवाला बाग से चले थे, शाहीन बाग तक आ गए। अब कुछ माहौल बना। आइए, बहुत अच्छी बात कही गई, अभी बालाघाट की चर्चा की गई। इन दिनों कश्मीर में ऑल आउट आतंकवादियों के खिलाफ चल रहा है। मैं सैल्यूट करता हूं आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर सैनिकों को, लेकिन एक सख्त व्यंग पढ़ता हूं, ज्यादा भूमिका नहीं बनाता हूं, समय की सीमा में बात खत्म करता हूं। बड़े कम सामने बैठे हैं तो मैं यहां से बात करता हूं, सुनेगा कि यह सच है कि पड़ोसी देश से छुप छुप के आ रहे आतंकवादी तुरंत फांसी पर लटकाने के काबिल अपराधी हैं। यह सच है कि पड़ोसी देश से छुप छुप के आ रहे आतंकवादी तुरंत फांसी पर लटकाने के काबिल अपराधी हैं, लेकिन देश में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले उनसे बड़े आतंकवादी हैं। लेकिन देश में रहते पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले उनसे बड़े आतंकवादी हैं। इसलिए न्याय नीति सीधी, सच्ची, सख्त, सीख और नेक होनी चाहिए। आतंकवादी बाहर के हो या भीतर के, दोनों की सजा। आधी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। आइए, एक ऐसा व्यंग पढ़ता हूं। सैनिकों के शौर्य की बातें हुई, एयर स्ट्राइक हुई, सैनिकों का शौर्य देखा हमने, लेकिन देश में एक वर्ग ऐसा भी है जिन्होंने उस एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे। सैनिकों के शौर्य के सबूत मांगे जाएं
और एक व्यंग का व्यक्ति न बोले तो मुझे लगता बात अधूरी रहेगी। मंच बहुत ही समृद्ध कवियों से समृद्ध है। मैं दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, जो मैं व्यंग पढ़ने जा रहा हूं मैंने अपने आंगन अपने घर से उठाया। उसकी भाषा साहित्य की भाषा नहीं है, लेकिन जिनके लिए बात कह रहा हूं, गुस्से में कह रहा हूं, भाषा बिगड़ती है गुस्से में, मंच भी ग्रहण करे। सुने, मैंने अपने घर से उठाया। ये सबूत मांगने का चलन अपने दुष्परिणाम दिखाने लगा है। एक कोई सबूत दीजिए, राम मंदिर का सबूत दीजिए, राम सेतु का सबूत दीजिए। क्या मतलब? सुनिएगा, ये सबूत मांगने का चलन अपने दुष्परिणाम दिखाने लगा है। इसका दुष्प्रभाव हमारे घर परिवार में भी आने लगा है। उस दिन जब मैं लौट के घर से दफ्तर से घर लौट के आया तो बेटे को कंप्यूटर पर कुछ उल्टा सीधा करके पाया तो मैंने उसे हड़काया। वो डरने के बजाय मुस्कुराया, वो डरने के बजाय मुस्कुराया तो मैंने उसे और हड़काया। हमने क्या समझते हो आप? मत भूलो तुम नहीं, मैं हूं तुम्हारा बाप। वाह। मैंने कहा मत भूलो तुम नहीं, मैं हूं तुम्हारा बाप। तो बेटा और मुस्कुराया, बोले अच्छा आप मेरे बाप, तो एक काम कीजिए अपने बाप होने का सबूत दीजिए। बोले अच्छा आप हमारे बाप, तो एक काम कीजिए अपने बाप होने का सबूत दीजिए। मैंने गुस्से में पड़ा, वहीं उसका पड़ा हुआ उसका ही जूता उठाया, उसके सर पर जो तार से पूरी ताकत से लगाया। वो मारे दर्द के बिलबिलाया और चिल्लाया, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे बाप, मेरे बाप, मेरे बाप, मेरे बाप। ये सुन के मेरा मन का कमल अपने आप खिल गया। मैं खुश था, एक ही जूते में सबूत मिला। मैं खुश था, एक ही जूते में सबूत मिल गया। आइए एक विसंगति पे हम उंगली रखता हूं। और प्रेक्षागार में कुछ बेटियां बैठी हैं, मंच पे भी एक बेटी बैठी है। एक बड़ा सवाल है देश के सामने। आजादी के 75 साल होने को हैं, फिर भी अगर सरकारों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाना पड़े तो कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है। अपने मन में झांकने की बात है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और ये कहता हूं कि सोच छोटी रख, खुद का बेड़ा गर्क मत करना। बात पहुंचे तो बताना फिर। सोच छोटी रख, खुद का बेड़ा गर्क मत करना। स्वप्न में भी किसी के स्वर्ग को नर्क मत करना। और चाहते हो जो सबके दिलों में जगह बने अपनी, तो भूल कर भी बेटा बेटी में फर्क मत करना। एक विसंगति और बुजुर्ग हमारे सामने बैठे हैं, उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। पहले एक 3-4 लाइन की लघुकथा सुन लीजिए, फिर 4 पंक्तियां सुनिए। उसकी जो पीड़ा है, जो मर्म है, उससे आप जुड़ जाएंगे। अखबार में विज्ञापन छपा कि हमारा कुत्ता कहीं खो गया है, जिसकी तस्वीर नीचे छपी है। जिन सज्जन को मिले नीचे लिखी कोठी के पते पर पहुंचा दें, 25,000 रुपए पुरस्कार दिया जाएगा। अगले दिन एक वृद्धाश्रम से उन सज्जन के पास फोन पहुंचा, भाई आपका कुत्ता खो गया? जी हाँ खो गया। 25,000 पुरस्कार। हाँ आपको मिला, पहुंचा दीजिए। कहां से बोल रहे हैं आप? बोले मैं ओल्ड एज होम यानी वृद्धाश्रम से बोल रहा हूं। ये कुत्ता पता नहीं क्या सूंघते सूंघते आपकी मां के पास आ गया है और 1 घंटे से यहाँ खेल रहा है, आप कहीं तो नहीं हैं। जब कुत्ते के खोने की विज्ञापन छपने लगे, इनाम होने लगे और बुजुर्गों के वृद्धाश्रम में भेजा जाने लगे, तो 4 पंक्तियां ले जाना आप सबके आगे में रखता हूं कि अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना। जो कुछ पाना चाहते पूरी मेहनत, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि भाग दौड़ में संस्कारों की कोई चीज मुट्ठी में बंद बालू की तरह खिसक जाए और पूरी जिंदगी पछताना पड़े। कि अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना और जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना। जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना। वो घर को होटल की तरह खूब सजाना, लेकिन दिल के महलों में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। जो रखना क्योंकि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। कितना बनावटी बना दिया इस मोबाइल ने, हमारे रिश्तों को दरका दिया। हमने कभी हास्य में कहा था मोबाइल कहां के बैठ गया कि बीवी इस करवट पड़ी, उस करवट हस्बैंड।
बीवी इस करवट पड़ी, उस करवट हस्बैंड एक दूसरे को कर रहे गुड नाइट है सेंड। रिश्तों में आके बैठ गया तो मैंने कहा कि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते, ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते, ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते। यूं तो दुनिया की चकाचौंध सबको लुभाती है, लेकिन घर में बुजुर्ग ना हो तो त्योहार नहीं अच्छे लगते, घर में बुजुर्ग ना हो तो। और अंतिम कविता आप लोगों की दुआओं से दुनिया के तमाम सारे देशों में कविता का